वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के 9 नंबर पाठ अविनियो के व्याख्या को बताया जाएगा। अविनियो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 फरवरी 1941 ईस्वी को मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान हुआ था। इनकी पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था और माता का नाम निर्मला देवी था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में पाई तथा सागर विश्वविद्यालय से बीए और स्टीफेंस महाविद्यालय दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए किया हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं शहर, अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका, आकाश, अविनियो, अभी कुछ और समय के पास, समय, इबादत से गिरी मात्राएं, उम्मीद की दूसरी नाम, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख, चिट्ठी, रसा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ अविनियो इसी नाम के गद्य एवं कविता से सर्जनात्मक संग्रह से संकलित है। अविनियो जो पाठ है, यह पाठ अविनियो नाम की एक पुस्तक है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। गद्य किसको कहा जाता है? कहानी, लेख, यह सब गद्य कहलाता है और पद्य कविता को कहा जाता है। तो इस जो किताब है अविनियो, इसमें गद्य और पद्य दोनों दिया गया है और उसी किताब से इस पाठ को लिया गया है। अविनियो क्या है? यह दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। यह मध्य युग में एक ईसाई मठ है जहां लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। लेखक जो थे वहां पे 21 दिनों तक रहे थे। वह एकांता, वह शांत जगह इनके दिल को छू जाता है और लेखक वहां पे बहुत सारी रचनाएं करते हैं। प्रवास के दौरान प्रतिदिन गद्य एवं पद्य की रचना की। प्रतिदिन गद्य और कविता इन्होंने लिखी हुई थी। पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ अविनियो में अशोक वाजपेयी ने अपनी यात्रा अविनियो के क्रम में हुए अनुभवों का वर्णन किया है। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे अवस्थित अविनियो नामक एक पुरानी शहर है जो कभी पोप की राजधानी थी। अविनियो जो है यह दक्षिण फ्रांस में पड़ती है जो रोन नदी के किनारे स्थित है, जो कभी पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस तथा यूरोप का एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन हर वर्ष होता है। लेकिन आधुनिक अविनियो में प्रति वर्ष यूरोप का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन होता है। रोन नदी के दूसरी ओर एक नई बस्ती है जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था। रोन नदी के एक तरफ अविनियो है और दूसरी तरफ एक बस्ती है जहां पे फ्रांसीसी शासकों ने पोप पर नजर रखने के लिए एक बहुत बड़ा किला बनवाया था। बाद में वहां ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना जिसका धार्मिक उपयोग 14वीं शताब्दी में फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। फ्रेंच क्रांति, जिसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। जो संप्रदाय जो था, जिस संप्रदाय का नाम क्या है? कार्थूसियन। यह संप्रदाय मौन में विश्वास रखता है, शांति में विश्वास रखता है, इसलिए सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य था। इन इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया था और रहने लगे थे। यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। अविनियो जो है वह आज के ज़माने में रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। वहाँ संगीतकार भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं और नाटककार भी आते हैं। संगीतकार गीत गाने के लिए, अभिनेता एक्टिंग करने के लिए और नाटककार नाटक करने के लिए, और जो लेखक होते हैं वह लेखक अपना रचनात्मक कार्य करने के लिए यहाँ पे आते हैं। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की व्यवस्था है। अन्य दिन नाश्ता एवं भोजन खुद बनाकर खाते हैं। यह बेहद शांत स्थान है। यहाँ पे इस प्रकार व्यवस्था है कि 5 दिन ये सभी कोई एक साथ खाते हैं और बाकी सप्ताह के 2 दिन खुद से भोजन बनाकर खाते हैं। लेखक को फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला शत्रुज में रहकर कुछ काम करने का मौका मिला था। फ्रेंच सरकार ने इनकी
मदद की थी, जिसके चलते यह ला शत्रुज में रहकर कुछ काम करने का मौका मिला। इसलिए यह अपने साथ हिंदी का एक टाइपराइटर, 3-4 किताबें तथा कुछ संगीत के टेप्स ले गए थे। टाइपराइटर ऐसा होता है जिस पर हिंदी टाइप किया जाता है। उसके बाद 3-4 किताबें और कुछ संगीत। यह कहाँ पे ले गए थे? अवेन्यू ले गए थे। 19 दिनों के प्रवास में इन्होंने 35 कविताएं, 35 पद्य की रचना की तथा 27 गद्य की रचना की। लेखक को यह स्थान काव्य की दृष्टि से अति उपयुक्त लगा। इसी विशेषता के कारण उसने इतने कम समय में इतने अधिक लिख लिया था। लेखक को अवेन्यू जो था वह बहुत ही अच्छा लगा काव्य की दृष्टि से। वह मानते हैं कि यहाँ पे कविताएं और गद्य और पद्य की रचना बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखा जाता है तो बहुत कम समय में बहुत कुछ लिखा जाता है। उसने यह अनुभव किया कि यहाँ की हर चीज़ों में अद्भुत सजीवता है। यहाँ के हर चीज़ जो है वह सजीव के रूप में प्रतीत हो रही है। इसी सजीवता, मनोरमता का मतलब मन को हरण करने वाला, मन को सुंदरता प्रदान करने वाला। तो इसी सजीवता मनोरमता के फलस्वरूप इतनी कम अवधि में इन्होंने 35 कविताएं तथा 27 पद्य की रचना की। पद्य मतलब कहानी, लेख होता है। तो इन्होंने बहुत ही कम समय में मात्र 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 पद्य की रचना की। वह वहाँ की आस्थान की विशेषता थी। लेखक कहते हैं नदी के किनारे नदी है। रून नदी के किनारे जो है वह क्या था? अवेन्यू था और दूसरी तरफ एक बस्ती थी। तो लेखक कहते हैं नदी के किनारे नदी है, तात्पर्य यह कि एक तरफ छोटा सा गांव बीरनब और दूसरी तरफ अवेन्यू अपनी सहजता, सुंदरता, निर्वता तथा संवेदनशीलता पर्यटकों को इस प्रकार भाव विभोर करते हैं कि रून नदी का कल कल छल छल धारा स्थिर किंतु किनारा शांतिमान प्रतीत होता है। लेखक यह मानते हैं कि रोन नदी का कलकल छलछल धारा जो है, जो नदियाँ प्रवाहित होती है, वह लेखक को स्थिर प्रतीत हो रहा था और लग रहा था कि किनारा जो है यह भी स्थिर है और सब जो है वहाँ पे बिल्कुल शांत प्रतीत हो रहा था, जिसके चलते लेखक ने वहाँ पे 35 कविताएं और 27 पद्य की रचना की। यहाँ पे पद नहीं गद्य होगा। 27 गद्य की रचना की। लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। जिस प्रकार जहाँ तहाँ से जल आकर नदी में मिलते हैं और सागर में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उठते रहते हैं और वही भाव काव्य रूप में परिणत होते रहते हैं। लेखक ने कवि की तुलना नदी से की है कि नदियों में विभिन्न धारा मिलकर एक जो है बहुत बड़ी नदी का निर्माण करती है और फिर वह सागर में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार कवियों के दिलों के अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उठते हैं और वही भाव जो होते हैं वह एक काव्य के रूप में बदल जाते हैं। अतः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न तो नदी रिक्त होती है और न ही कविता शब्द रिक्त होती है, न नदी खाली होती है और न कविता खाली होती है। कविता में भी कुछ न कुछ भाव छुपा हुआ होता है। तात्पर्य यह कि सहृदय व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं सकते। लेखक कहते हैं कि जिसके अंदर दिल होता है वह व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता, इस प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं सकते हैं, अर्थात प्राकृतिक सुंदरता उसको खींच ही लेती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।